तो बड़ी बेसिक है और उनमें आपने देखा कि कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं था। लाइक एक पेपर है, उसके ऊपर आपने एक इंक का स्पॉट लगाया, उसको सॉल्वेंट टैंक में रखा और उसके बाद उस पे कलर्स की सेपरेशन होगी, आपने आरएफ वगैरह ले ली। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको ऑपरेटर्स को देखें और टीएलसी को भी देखें, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो उन दोनों टाइप से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि सैंपल के अंदर सल्यूट्स कितने हैं, कौन सी टाइप के हैं, लेकिन हमें उनकी कलेक्शन नहीं होती। मतलब वो जो मेरा सैंपल था उसमें से मैंने सिर्फ एक ड्रॉप डाला था उसको, और ड्रॉप मुझे बता रहा है कि उसमें क्या चीज़ है, बट वो जो मिक्सचर है वो उधर ही पड़ा हुआ, उसकी सेपरेशन नहीं हुई। तो अगर आप चाहते हैं कि सेपरेशन भी हो और आपको वो सैंपल कलेक्ट भी हो, तो उसके लिए फिर हम क्रोमेटोग्राफी के एडवांस टाइप्स को अप्लाई करते हैं, दैट इज दिस जीएलसी और टी एचपीएलसी वगैरह। अब एचपीएलसी सिलेबस से निकल गई हुई है, तो हमने पढ़नी है सिर्फ जीएलसी। इसका थोड़ा डायग्राम है, ये सिलेबस में है, ड्रॉ करने को कभी नहीं आई, आ सकती है पार्ट्स लेबल करने के लिए, तो उसको समझेंगे तो फिर बाकी चीज़ों क्लियर होगी। मैं इसके डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जीएलसी ऑपरेटर्स, so GLC is where we have this outline operators. तो ये ऑपरेटर्स है इसका जीएलसी का। अब इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। So the square box is the oven, and this coiled thing is the coiled tube containing Al2O3 and SiO2 beads. So this glass tube is packed with aluminum oxide and silicon dioxide beads, and these are coated with long chain alkanes. So the coil tube is packed with the beads of aluminum and silicon dioxide, and they are soaked in long chain alkanes. अभी आप इसको लिख लें, ड्रॉ कर लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। इसके अंदर ये सारी बीड्स हैं, लाइक ये एम्प्टी नहीं है अंदर से। This here is the carrier gas. और यहाँ हमारा ये सैंपल होता है, और ये सैंपल के जो ड्रॉप्स हैं ये जाते हैं इसके अंदर ट्यूब में। और इधर आता है हमारे पास ग्राफ, यानी ये डिटेक्टर है सॉरी, और यहाँ होगा ग्राफ।
So this is the outline operators for the GLC. अब इसको आप ड्रॉ कर लें, कुछ चीजें मैं लिखता हूँ फिर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Carrier gas must be inert, such as noble gases or nitrogen. जो कैरियर गैस है इसको इनर्ट होना चाहिए. इसकी जॉब क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपसे पेपर में एग्जामिनर कहता है कि जी कैरियर गैस सजेस्ट कर दें कोई, तो नोबल गैस लिख दें. अगर नोबल गैस के अलावा पूछे तो नाइट्रोजन. अच्छा, उसके बाद द सैंपल और मिक्सचर्स separated. They typically include different kind of cosmetics, crude oil, food items, and mainly तो ये pharmaceutical medicine or medicines or drugs. All these different kind of chemicals like cosmetics, food items, फिर इसके बाद ये जितने भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री वाले हैं, क्रूड ऑयल के सैंपल्स और मेडिसिन्स वगैरह, वो उनके जो मिक्सचर्स हैं, सैंपल्स हैं, उनकी सेपरेशन हम करते हैं बाय जीएलसी. इनफैक्ट जो डिफरेंट किस्म के इंस्पेक्टर्स होते हैं, फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर्स और फील्ड साइंटिस्ट होते हैं. फील्ड साइंटिस्ट जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर फील्ड साइंटिस्ट होते हैं, वो जाते हैं सी में और बैरन एरियाज में, वहां से जाकर वो ड्रिलिंग करके निकालते हैं सैंपल क्रूड ऑयल का, निकाल के वो जीएलसी में डाल के उसी वक्त चेक कर लेंगे कि ये जो सैंपल है क्रूड ऑयल का, इसमें पेंटेन कितने परसेंट है, हेक्सेन कितना, ऑक्टेन कितना है. तो देयर एंड देन ऑन स्पॉट आपका एनालिसिस आ जाता है. जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं डिफरेंट स्टोर्स पे जब वो रेड करते हैं तो वो फूड आइटम्स को वहीं पे स्पॉट ऑन चेक कर लेते हैं सबके सामने कि जी ये जो आपने जूस रखा हुआ है, मिल्क रखा हुआ है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट ये लिखे हुए हैं, या कोई मेडिसिन है तो उसके बाद जो इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं उसको चेक करने के लिए कि वही है, जीएलसी यूज होता है. तो इट्स नॉट ओनली अ सेपरेशन टेक्निक बट इट आल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एज वेल, कि हमें सैंपल कलेक्ट भी हो जाता है और आइडेंटिफाई भी हो जाता है. अच्छा, अब इसमें ये जो क्वाइल ट्यूब है और उसके ऊपर ये जो लॉन्ग चेन बीड्स, लॉन्ग चेन एल्केन्स कोटेड हैं, इनका क्या काम है इसको समझेंगे जरा. बट उससे पहले मैं इसकी मोबाइल और स्टेशनरी फेज भी लिख देता हूँ. इस टेक्निक में जो मोबाइल फेज है वो कैरियर गैस है, और जो स्टेशनरी फेज है अच्छा, जो मिक्सचर हम सेपरेट करते हैं जीएलसी के थ्रू, दे कैन बी बोथ पोलर और नॉन पोलर, मतलब दोनों हो सकते हैं कि आपका एक सैंपल है उसमें पोलर भी है और नॉन पोलर भी है, दोनों मिक्सचर्स, दोनों तरह के मिक्सचर्स प्रेजेंट हो सकते हैं. कैरियर गैस मस्ट बी इनर्ट, इनर्ट INERT, इनर्ट मतलब वो रिएक्ट नहीं होना चाहिए, उसको रिएक्टिव नहीं होना चाहिए. उसकी एग्जांपल सामने लिखी है, नोबल गैस और नाइट्रोजन. जो स्टेशनरी फेज है, these are aluminum oxide and silicon oxide beads, Al2O3 and silicon dioxide beads. और इस टेक्निक में जो सेपरेशन का क्राइटेरिया है या प्रिंसिपल है सेपरेशन का, वो भी आप लिख लें इसके नीचे ही, मैं इधर इस जगह लिख देता हूँ. द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, लाइक किन बेसिस पे सेपरेशन होती है. The separation criteria or principle in GLC is the difference of solubility, तो हम solubility लिख लेते हैं, फिर adsorption, फिर partitioning, और boiling point. Boiling point इसकी जगह समटाइम लिखा होता है retention time.
ये चारों अप्लाई होते हैं इसमें। आपने देखा पेपर क्रोमोग्राफी वगैरह में डिफरेंस में सॉल्युबिलिटी वाज द क्राइटेरिया ओनली, लेकिन इधर सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस एडसॉर्प्शन ए डी के साथ एडसॉर्प्शन, पार्टीशनिंग, पार्टीशन कोफिशिएंट जैसे होते हैं, पार्टीशनिंग, और बॉइलिंग पॉइंट और रिटेंशन टाइम। अब ये सारी चीजें क्या है इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज भी लिख लें, और वो है ये रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम क्या चीज है? जो रिटेंशन टाइम होता है वो आपका एक सल्यूट ओवन में कितना टाइम स्पेंड करता है, मतलब एंटर कब हुआ और बाहर कब गया, कितनी देर में गया, वो उसका आप हम कहते हैं उसका रिटेंशन टाइम। सो इट्स टेक्निकली टाइम स्पेंड बाय द सल्यूट इन द ऑपरेटर्स और टाइम टेकन बाय सल्यूट फॉर सेपरेशन। ये रिटेंशन टाइम। अच्छा, अब इसको तकरीबन लिखने वाला सारा काम मैंने इसमें कर दिया। मैं इसको करूंगा एक्सप्लेन, इसको आपने समझना है। क्रोमेटोग्राफी की जितनी भी टाइप्स हैं उनमें जीएलसी सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले एचपीएलसी भी होती थी हमारे सिलेबस में, अब वो निकाल दी उन्होंने, उसकी आप टेंशन ना लें, क्योंकि टेक्निकली एचपीएलसी भी बिल्कुल सेम ऑपरेटर्स है, वो सिर्फ उसका साइज छोटा होता है, लेकिन उसमें भी तकरीबन सब चीजें होती है। उसमें गैस की जगह बस लिक्विड होता है, अब वो नहीं है तो मैं उसकी साइड पे नहीं जाऊंगा। तो अब आपने इसको लिख लिया, मैं इसको करूंगा एक्सप्लेन। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको फोकस करेंगे समझ आएगी। देखिए एक सैंपल है, लेट्स से इनमें से ये क्रूड ऑयल का सैंपल मैं ले लेता हूँ। एक जगह एक साइंटिस्ट है, टीम है उनकी गई, वहां पे जाकर उन्होंने ड्रिलिंग की, बोर करके वहां से वो सैंपल निकालते हैं जमीन से और चेक करते हैं कि जिस क्रूड ऑयल के अंदर कितने परसेंट पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है। उसको चेक करने के लिए जीएलसी ऑपरेटर्स आपके पास होता है, विद इन हाफ एन आवर और आवर उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं कि जिसमें पेंटेन 30% है, हेक्सेन 20% है, इस तरह से सारी उसकी परसेंटेज आ जाती है। अच्छा, उसके बाद उसके फर्दर टेस्ट और एनालिसिस वगैरह करके फिर वो अपने अथॉरिटीज को भेजते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि जिस जगह पर हम ड्रिलिंग फर्दर करें या ना करें। तो एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से जीएलसी जो है वो हेल्प करता है एज अ टेक्निक क्विक एनालिसिस और डिटेक्शन में। तो सपोज अगर क्रूड ऑयल था, उसका सैंपल मैंने इधर डाला उसका एनालिसिस करने के लिए, तो ये होगा क्या कि ये जो ऑपरेटर्स है ये एक एक ड्रॉप क्रूड ऑयल का अंदर ट्यूब के अंदर भेजता रहता है। और यहाँ हमारे पास सिलेंडर में कैरियर गैस, जो कैरियर गैस है ये हाई स्पीड से जाती है अंदर पाइप में, और जब ये यहाँ से गुजरती है तो ये आपका जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रॉप्स हैं, उनको भी साथ ले जाती है अपने। कैरियर गैस का कोई काम नहीं है, बट वो सिर्फ सैंपल के मॉलिक्यूल्स को पुश करती है थ्रू आउट दी ऑपरेटर्स। क्योंकि कैरियर गैस हमने रखी हुई है नर्ट, रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, नोबल गैस या नाइट्रोजन, नोबल गैसेस भी रिएक्ट नहीं करती। तो गैस जब प्रेशर से आ रही होगी तो वो आपके सल्यूट को पुश करेगी और आगे धक्का देगी कि वो ऑपरेटर से चला जाए, निकल जाए। अच्छा, जब ये आता है हमारा कैरियर गैस सल्यूट को लेके इस एरिया में आती है, तो ये क्वाइल ट्यूब है, इसको हमने सिर्फ सामने से ड्रॉ किया है। ये बहुत दफा क्वाइल करती है स्प्रिंग की तरह, इस तरह से। और ये पड़ी हुई है स्क्वायर बॉक्स में, जो ओवन है इसका टेम्परेचर बाहर से कंट्रोल होता है। तो ये एरिया हॉट है, हॉट भी है, क्वाइल ट्यूब भी है, और अंदर इसके बीड्स लगी हुई हैं। पोरस मीडियम है, एम्प्टी या हॉलो नहीं है ट्यूब की तरह से। तो ये जो बीड्स है अंदर पैक्ड है, और बीड्स के ऊपर आपने लॉन्ग चेन एल्केन्स लगाई हैं, कोटेड विद लॉन्ग चेन एल्केन्स। इनकी तरफ मैं आता हूँ, ये क्यों लगाई है। तो ये हमारा ऑपरेटर है। अच्छा, जब ये सॉल्यूट्स आते हैं इसके अंदर सारे क्रूड ऑयल के, फॉर एग्जांपल जो मैं सपोज कर रहा हूँ, तो लेट्स से कि अगर जो मेरा क्रूड ऑयल है उसके अंदर मैं 3 सैंपल सपोज कर लेता हूँ कि उसमें पेंटेन था, हेक्सेन था और हेप्टेन था, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने 3 सपोज कर लिए। अब इन तीनों में से अगर इनको मैं लेबल कर दूं एक्स वाई जी के साथ, तो आप देखें जिसका मास कम है, जिसका साइज छोटा है, वो पेंटेन है एक्स, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो जब कैरियर गैस उसको इस जगह लेके आएगी, तो इस जगह पे आने के बाद ये जो बीड्स हैं ये इनको रेजिस्टेंस देते हैं, रास्ते में इसका रास्ता रोकते हैं, सल्यूट का और गैस का। और बीड्स के ऊपर लगी हुई है ये लॉन्ग चेन एल्केन्स। अब ये लॉन्ग चेन एल्केन्स क्या करती हैं, इसको समझने ट्रिकी चीज है, और अक्सर स्टूडेंट इसको गलत लिखते हैं पेपर में। ये जो लॉन्ग चेन एल्केन्स है, लेट्स से कि ये बीड्स हैं और बीड्स के ऊपर
लॉन्ग चेन एल्केन्स लगी हुई है। लॉन्ग चेन एल्केन्स मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड, 17 कार्बन 30 कार्बन लॉन्ग कंपाउंड, वो आपने बीड्स के ऊपर अटैच किया हुआ है। अब ये जो बीड्स हैं, कल भी शायद मैंने बताया था कि नॉन पोलर हैं, एल्केन्स भी नॉन पोलर हैं, तो ये एल्केन्स बीड्स के साथ चिपक जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन, ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है ना, एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन ये होता है कि कोई गैस और लिक्विड किसी सॉलिड सरफेस के साथ स्टिक हो जाए, अटैच हो जाए, एड्सॉर्ब। जैसे हमने कैटलिस्ट की वर्किंग पढ़ी थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं, वहां पर वो गैस की फॉर्म में हो या लिक्विड हो, वो सॉलिड की सरफेस में ट्रैप हो जाते हैं। अब ये एल्केन्स इधर है, जब ये सारे हमारे सॉल्यूट्स आएंगे एक्स वाई जी, और जब ये यहाँ से गुजरेंगे तो आपको पता है ये सॉल्यूट सारे नॉन पोलर हैं, ये भी नॉन पोलर है, और ये जो मैंने लॉन्ग थ्रेड्स बनाए ये एल्केन्स हैं, लॉन्ग चेन एल्केन्स, जो हमने बीड्स के साथ कोट किए हुए थे। तो जब ये सॉल्यूट्स गुजरेंगे यहाँ से एक्स वाई जी, तो क्या होगा, ये पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ये लॉन्ग चेन एल्केन्स इनको पकड़ लेंगे, क्योंकि एल्केन्स नॉन पोलर हैं। 17 कार्बन 20 कार्बन की चेन्स है ना, बड़े बड़े थ्रेड्स हैं, और ये नॉन पोलर हैं। ऊपर से जो सॉल्यूट्स आ रहे हैं वो भी नॉन पोलर हैं, पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन एक्स वाई जी। तो जब नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर चेन्स के पास आएंगे तो द एल्केन्स विल होल्ड देम, ट्रैप देम, अटैच देम विद themselves। तो जब ये बीड्स के पास आएंगे तो ये सारे के सारे सॉल्यूट्स एक्स वाई जी, एक्स वाई जी इस तरह से इनके साथ अटैच हो जाएंगे। तो हुआ इधर क्या कि कैरियर गैस ने आपके सॉल्यूट्स को पुश किया, इधर लेके आ गए। यहाँ ट्यूब के अंदर बीड्स हैं, बीड्स के ऊपर एल्केन्स हैं, बीड्स के ऊपर जो एल्केन्स हैं उन्होंने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ चिपक लिया, अटैच कर लिया, होल्ड कर लिया। उसके बाद इनमें से जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी छोड़ देगा इसको, एल्केन को, और निकल जाएगा आगे। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जाहिर है वो लॉन्ग चेन एल्केन के साथ ज्यादा देर अट्रैक्ट नहीं होगा, उसका सरफेस एरिया कम है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं करेगा, तो जल्दी गायब हो जाएगा। तो इन सब में से एक्स का साइज कम है, पेंटेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका रिटेंशन टाइम भी कम है। तो सबसे पहले जो हमारे ऑपरेटर्स में से निकल के अपेयर होगी बाहर, वो पेंटेन होगा, ये एक्स होगा। ये एक्स जाएगा आगे डिटेक्टर में, डिटेक्टर टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, और उसके साथ ही ट्यूब्स लगी होती है, उसमें वो एक्स को कलेक्ट भी करता जाता है। अब डिटेक्टर में पहले से डेटा स्टोर्ड होता है कि जी इस टेम्परेचर पे कौन सा सल्यूट आएगा। याद रखिए ये सेपरेशन टेक्निक है, ये 100% आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मैंने जो इसमें सैंपल डाला था ये मुझे पहले पता है कि ये क्या चीज है। इसमें मैंने क्रूड ऑयल डाला ना, तो क्रूड ऑयल का मुझे पता है कि क्रूड ऑयल में क्या होता है। आई एम नॉट एंटायरली ब्लैंक अबाउट क्रूड ऑयल। अगर मैंने ये पता करना है कि क्रूड ऑयल में कंपाउंड कौन कौन से हैं, मतलब मुझे पता ही नहीं है, उसके लिए फिर मैं एनएमआर वगैरह करूंगा, ठीक है ना, जो दूसरी टेक्निक्स हैं। लेकिन क्रूड ऑयल के अंदर मुझे पता है कि इसमें पेंटेन होगा, हेक्सेन होगा, हेप्टेन होगा, बाकी सब होगा, लेकिन वो कितनी परसेंटेज में है वो पता करने के लिए और फिर उसकी सेपरेशन करने के लिए वी यूज दिस जीएलसी। तो ये डिटेक्टर एक्स को कलेक्ट भी करता रहेगा और साथ उसका डेटा प्लॉट करके हमें ग्राफ भी बना देगा। जैसे ही सारे ये पेंटेन के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, फिर उसके बाद y के बाद z, सारे अपने अपने नंबर पे रिटेंशन टाइम के हिसाब से सेपरेट होके बाहर आते रहेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि अगर यहाँ तो ये मेरे सारे सॉल्यूट्स नॉन पोलर है, तो इनको लॉन्ग चेन एल्केन्स ने पकड़ लिया, तो इनकी सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस भी इसमें काउंट कर रहा है, रिटेंशन टाइम भी काउंट कर रहा है, कौन कितनी देर स्टे करेगा, कौन कम करेगा। एड्सॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग चेन एल्केन, अगर लॉन्ग चेन एल्केन इसके साथ एड्सॉर्ब ही ना हो तो ये सारा काम नहीं होगा। और एक चीज है पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग का मतलब होता है कि जो आपके सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं दे गेट पार्टीशन इन टू लेयर्स। एक वो मॉलिक्यूल्स हैं जो लॉन्ग चेन एल्केन्स के साथ चिपके हुए हैं, अटैच्ड हैं, रुके हुए हैं, और एक वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो मूव करते जाएंगे। जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका रिटेंशन टाइम कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो लॉन्ग चेन एल्केन्स को छोड़ेंगे और आगे चलते जाएंगे। तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के, दे गॉट पार्टीशन इन टू लेयर्स। एक लेयर रुकी हुई है, लॉन्ग चेन एल्केन के साथ अटैच्ड है, और कुछ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, फिर वो निकलते हैं, वो मूव करते हैं, दूसरे रुके रहते हैं। सो वी कॉल इट पार्टीशनिंग। ये सारे
काउंट करते हैं एज अ सेपरेशन प्रिंसिपल द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, द रिटेंशन टाइम, द बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस और एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशनिंग ऑफ द सॉल्यूट्स। अब इसको मैं एक दफा क्विक रिकैप करता हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन माइंड में आता है पूछ ले। थोड़ा सा मैंने इस पर टाइम ज्यादा लगाया, लेकिन ये टेक्निक है ही इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन इसमें से आते हैं। मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स बस याद कर लेते हैं इसको, क्योंकि जब समझ नहीं आती तो प्रिंसिपल याद कर लिया, वो जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उसमें मसला होता है। अब इसको अगर आप टीएलसी से कंपेयर करें जो कल पढ़ी थी, तो यू कुड सी कि इसका उससे कोई मैच नहीं है। उधर एक ग्लास स्लाइड थी, उस पर वो हमने एक लेयर लगा दी, थिन लेयर लगा दी, ड्राई करके उसके ऊपर पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह से स्पॉट लगा के बस उसको सेपरेट करके देख लिया कलर कौन से। इधर तो बड़ा लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहा है। तो जो आपका सैंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सैंपल है जिसको आपने सेपरेट करना है, उसको आप इधर ऐड करेंगे और कैरियर गैस जो है वो हाई प्रेशर पे जाएगी। कैरियर गैस इसको पुश करेगी ग्लास ट्यूब से और आगे डिटेक्टर और आगे ग्राफ तक ले जाएगी। अंदर हमारे पास ट्यूब में ये बीड्स हैं, बीड्स के ऊपर लगी हुई लॉन्ग चेन एल्केन्स कोटेड है उनके साथ। और लॉन्ग चेन एल्केन्स का काम ये है कि जो सैंपल के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को लॉन्ग चेन एल्केन्स पकड़ लेती है, अपने साथ अटैच कर लेती है। हाँ, अगर उसमें मेरे सैंपल में अगर कोई पोलर और नॉन पोलर दोनों है, लाइक पोलर भी है और नॉन पोलर भी है, तो जो नॉन पोलर है वो तो लॉन्ग चेन एल्केन्स के साथ स्टिक कर जाएंगे, लेकिन जो पोलर होंगे वो चलते जाएंगे आगे, क्योंकि वो नहीं रुक रहे, क्योंकि एल्केन उनको नहीं होल्ड कर सकती। तो पोलर मॉलिक्यूल्स अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे फिर वहां से अपेयर होते रहेंगे। तो पार्टीशनिंग इनफेक्ट इस सेंस में अप्लाई होती है कि जब आपका जो सैंपल है उसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों प्रेजेंट थे, तो फिर पोलर कीप ऑन मूविंग, एक लेयर पोलर की चल रही है, जो नॉन पोलर है वो अटैच हुए हैं एल्केन्स के साथ, रुके हुए हैं और अपने अपने रिटेंशन टाइम और बॉइलिंग पॉइंट पे वो भी सेपरेट होते जाएंगे। और जो जो अपेयर होता है, डिटेक्टर उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करके डिटेक्टर में डेटा सेव होता है कि इस टेम्परेचर पे इसको आना चाहिए, हेक्सेन को इस पे आना चाहिए, हेप्टेन इस पे, उसको कलेक्ट भी करता है और ग्राफ भी प्लॉट कर देता है। तो अब कोई क्वेश्चन इसमें आ रहा है माइंड में पूछ लें। इसमें रिटेंट जो मोबाइल और कैरियर फेज है मैंने पहले लिख दिया था। कैरियर गैस हमारी मोबाइल फेज है क्योंकि ये मूव कर रही है थ्रू आउट द ऑपरेटर्स, और स्टेशनरी फेज हमारी ये बीड्स हैं कोटेड विद एल्केन, पूरा लिखें तो अच्छी बात है, बीड्स कोटेड विद एल्केन्स। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरे ख्याल से मैं एक और चीज इसमें आ जाती है, समटाइम ये ग्राफ पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो कंपोनेंट्स है, फ्रैक्शन हमारे पास सॉल्यूट्स आते हैं, उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो भी मैं बता देता हूँ इसके साथ ही। समटाइम आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि जो सॉल्यूट एक्स बाय जी है, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके दे दें। तो परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूट comes by the same formula that we use for percentage, that is volume or amount of solute upon total volume of the sample into 100। टिपिक बेसिकली तो ये फॉर्मूला है। अब अगर आपको एक क्वेश्चन है उसमें एग्जामिनर दे देता है कि जी टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल हमारे पास था 50 cm³ और उसमें सॉल्यूट एक्स जो है वो 10 cm³ है, तो आप इसकी परसेंटेज निकाल दें तो 10/50 into 100 कर देंगे। ये तो बहुत बेसिक बच्चों वाला हो जाता है, लेकिन सम टाइम वो आपको इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके पूछते हैं, और कॉम्प्लिकेट करके पूछने का तरीका जो है वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फॉर्मूला यही रहेगा, लाइक उस सॉल्यूट की अमाउंट जिस सेंस में भी गिवन हो अपॉन टोटल इनटू 100। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में अगर थोड़ा सा ये आ जाए तो इट वुड बी लाइक आपके पास एक ग्राफ है, ये जो इधर ग्राफ था जीएलसी का, उसमें रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दैट सॉल्यूट और इधर उसका जो रिटेंशन टाइम लिखा होता है, समटाइम टेम्परेचर लिखा होता है, और डिफरेंट हमारे पास या मैस लिखा होगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूट्स हैं उनकी डिफरेंट अमाउंट्स गिवन होंगी, लाइक ये 4 है, 6 है, ये भी 4 है।
डिफरेंट सॉल्यूट्स में सपोज करूँ x y z, तो इसकी भी जब मैं परसेंटेज निकालूंगा तो परसेंटेज ऑफ x विल बी the amount of x in the sample 4 अपॉन टोटल। अब टोटल में आपने इन सबको ऐड कर लेना, अगर परसेंटेज नहीं है y एक्सिस पे तो फिर इनको ऐड कर लेंगे, हाइट्स 10 and 4 14 into 100, ये परसेंटेज आ जाएगी। और कुछ दफा वो इसको एरिया दे देते हैं, पीक्स बना के उसका एरिया दे देते हैं। ये तो मैंने स्पाइक्स दिखाई है ना, लेकिन कुछ दफा राउंड पीक्स, टेक्निकली तो इसमें राउंड पीक्स ही आती हैं। तो अगर इस तरह से राउंड पीक्स हों तो वो आपको एरिया उसका दे देते हैं क्वेश्चन में। तो फिर इसका जो एक्स एरिया पूरा सॉल्यूट का, एरिया ऑफ एक्स अपॉन टोटल एरिया इनटू 100, उससे आंसर आता है। मतलब कोई भी डायरेक्ट परसेंटेजेस वॉल्यूम के सेंस में दिया हो क्वेश्चन में, या हाइट दी हो, या फिर एरिया ऑफ द पीक दिया हो, सबसे फॉर्मूला वही है ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट जो क्वेश्चन में पूछा है, अपॉन टोटल इनटू 100। एरिया ऑफ पीक वगैरह की कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आपको मिलेगा क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ। तो ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें इसके बाद जो है वो मेन ये पॉलीमर्स वगैरह है, तो फिर ये मास स्पेक्ट्रो है। ये मास स्पेक्ट्रो तो प्रॉब्लली मैं ट्यूसडे को शायद एएस के साथ ही आप लोगों को कराऊंगा। कोशिश मेरी है कि ऐसा टाइम निकला है कि जिसमें इकट्ठे बैठ के पढ़ ले, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और एनर्जी भी कम लगेगी रमजान में। तो पॉलीमर्स इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। पॉलीमर्स आसान है, उसका हैंड आउट मैं आपसे शेयर करूंगा पीडीएफ फॉर्म में, उसको आप अगर वीकेंड में बैठ के लिख लें नोटबुक में तो वो बेस्ट हो जाएगा। पॉलीमर वो एडिशन है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं ओ लेवल से जो पढ़ते आ रहे हैं, पॉलिएस्टर पॉलीमाइड, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़ाहिर है थोड़े एडवांस टाइप्स की हैं और अच्छे मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं पॉलीमर्स। तो बस आज इसको मैं इधर रोकता हूँ। और हाउ डू polar molecules get separated from the from, आगे नहीं समझ आई क्या लिखा, from each other। पोलर मॉलिक्यूल्स जब आपके गुजरेंगे ना उससे, तो नॉन पोलर को तो लॉन्ग चेन एल्केन्स पकड़ लेंगे, लेकिन जो पोलर है वो आगे चलते जाएंगे। लेकिन उनमें जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वही सबसे पहले पेयर होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो बाद में अपेयर होगा। तो वो अपने अपने बॉइलिंग टेम्परेचर की बेसिस पे सेपरेट हो रहे होंगे। लेकिन लॉन्ग चेन एल्केन्स में नॉन पोलर को होल्ड किया हुआ, इस तरह से वो सेपरेट होगी। ठीक है जनाब, दैट विल बी ऑल। अल्लाह हाफिज़।